समन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं आज आपके सामने पुनः एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा निर्मित आज का यह वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स दबाएँ ताकि मेरे आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट, यह वीडियो जो है एक विशेष मकसद से बनाया जा रहा है जिसमें घर बैठे विद्यार्थी भौतिक अर्थात फिजिक्स के टॉपिक का विस्तृत पूर्वक अध्ययन कर सकें और इनका अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकें। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यांत्रिकी मीन्स मैकेनिक्स। मैकेनिक्स जो है वो फिज़िक्स की बहुत पुरानी ब्रांच है, मतलब बहुत पुरानी शाखा है। और स्टूडेंट, ये फिज़िक्स का एक पार्ट है, एक आधार है। इस आधार को समझ गए आप तो आप किसी भी न्यूमेरिकल सवाल को या किसी भी फिज़िक्स के टर्म को समझने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जी हाँ स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं उस चैप्टर की बात कर रहा हूँ, मैं उस चैप्टर के अंदर के बात कर रहा हूँ जो आपको बहुत सारे परीक्षाओं में, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे वो आपके सामान्य ज्ञान की परीक्षा हो या आपका कॉमन नॉलेज की परीक्षा हो, ठीक है, इस चैप्टर से ही सवाल पूछे जाते हैं। जैसे चाल क्या है, वेग क्या है, चाल कौन सी राशि है, वेग कौन सी राशि है, वेग और चाल में क्या अंतर है, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, बिंदु वस्तु क्या है, एक विमीय गति क्या कहलाती है, द्विविमीय गति क्या कहलाती है, त्रिविमीय गति क्या कहलाती है, एक समान त्वरण क्या है, असमान त्वरण क्या है, इनके मात्रक क्या है, इनको आप ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सब छोटी छोटी, इनका एसआई मात्रक ढूंढिए, इनका फार्मूला बताइए। या कोई कार जो है वो ए से बी तक जा रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और बी से ए की ओर एक कार आ रही है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो ये दोनों कार एक दूसरे को कब मिलेंगे और पुनः कुछ समय पश्चात ये एक दूसरे को फिर कब मिलेंगे या मिल सकते हैं। तो इस प्रकार के जो सवाल हैं उन सभी सवालों का जवाब इस चैप्टर में मौजूद है। चैप्टर का नाम है एक विमीय गति और उसके बाद है आपका द्विविमीय एवं त्रिविमीय गति अर्थात 1 डायमेंशन मोशंस एंड 2 डायमेंशन मोशन एंड 3 डायमेंशन मोशन, ठीक है, जिसमें हम स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन टू ईच अदर पढ़ते हैं, मतलब कोई भी दो टर्म के बीच में अंतर पढ़ते हैं, इनके यूनिट्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट आप मेरा ये वीडियो मिस करते हैं तो आप फिजिक्स का एक बहुत बड़ा पार्ट छोड़ देते हैं, मतलब फिजिक्स का एक आधार जो आपको फिजिक्स की दुनिया में आगे ले चलता है, आप उसको मिस कर रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि मेरे इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और इससे संबंधित आने वाले सभी वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपके फिजिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो आपका आधार ज्ञान है, आधारिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, वो आपको कंप्लीटली मिल सके या वो आपके दिमाग में कंप्लीटली बैठ सके, ठीक है। हम मैकेनिक्स पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट। मैकेनिक्स के अंतर्गत मैं बता दूं कि 2 पार्ट्स ऑफ मैकेनिक्स, मतलब मैकेनिक्स के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है स्टैटिक्स और दूसरा होता है डायनेमिक्स, मतलब एक इसको हम लोग स्थिति विज्ञान बोलते हैं और डायनेमिक्स को हम लोग गति विज्ञान बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब स्थिति विज्ञान क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। स्थिति विज्ञान भौतिकी की वह शाखा है या कह सकते हैं कि मैकेनिक्स का वह शाखा है, वह ब्रांच है स्थिति विज्ञान जिसके अंतर्गत केवल स्थिर वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, स्थिर विज्ञान कहलाता है। स्टूडेंट ध्यान देंगे, स्थिर विज्ञान या स्टैटिक्स फिजिक्स की या मैकेनिक्स की वह शाखा है, वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत केवल विरामावस्था में स्थित या स्थिर अवस्था में स्थित वस्तुओं का ही अध्ययन किया जाता है, स्थिति विज्ञान या स्टैटिक्स कहलाता है, ठीक है। दूसरा है गति विज्ञान या डायनेमिक्स। तो गति विज्ञान भौतिकी की वह शाखा है या कह सकते हैं कि यांत्रिकी की, मैकेनिक्स का वह पार्ट्स है, वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत केवल और केवल
गति वस्तुओं का या गतिशील वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है गतिक विज्ञान कहलाता है। स्टूडेंट, ये दोनों पार्ट्स में हम चलते हैं। स्टैटिक्स के कोई पार्ट्स हमने अभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे। डायनेमिक्स के टू पार्ट्स होते हैं, या कह सकते हैं कि डायनेमिक्स गति विज्ञान जो होते हैं उनके दो भाग होते हैं। पहला होता है काइनेमेटिक्स और दूसरा होता है प्रोपर डायनेमिक्स। अर्थात कह सकते हैं एक काइनेमेटिक्स मतलब शुद्ध गतिक विज्ञान और प्रॉपर डायनेमिक्स मतलब होता है उचित गतिक विज्ञान। ठीक है। अब स्टूडेंट, शुद्ध गतिक विज्ञान क्या है, प्रॉपर डायनेमिक्स क्या है, इसमें जानिए। अगर हम गति विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें गतिक वस्तुओं का अध्ययन कर रहे हैं, मतलब जो गतिशील अवस्था में है, जिनमें समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, ऐसे वस्तुओं का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें हम उस कारण को नहीं जानते जिस कारण से वो वस्तु गतिशील अवस्था में है, या कह सकते हैं कि हम उस कारण के बारे में नहीं जानना चाहते या उस कारण के बारे में हम नहीं व्याख्या करेंगे जिस कारण की वजह से वह वस्तु गतिशील अवस्था में है या गत्यावस्था में है। ठीक है। तो ऐसे विज्ञान को हम कहते हैं उचित गतिक विज्ञान, शुद्ध गतिक विज्ञान। ठीक है। दूसरा जो है प्रॉपर डायनेमिक्स या उचित गति विज्ञान, उसके बारे में हम बता दें स्टूडेंट कि उचित गति विज्ञान की वह शाखा है, मीन्स यांत्रिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम उस वस्तु के गति के कारण का भी अध्ययन करते हैं। मतलब कि अगर वस्तु गतिशील है तो वो किस कारण से गतिशील है। ठीक है। अगर कोई वस्तु चल रही है तो वो क्यों चल रही है। ठीक। तो इस प्रकार के विषय पर जब हम चर्चा करते हैं या उनका अध्ययन करते हैं तो इस प्रकार की गतिक अवस्था को हम कहते हैं प्रॉपर डायनेमिक्स या उचित गतिक विज्ञान। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बता देता हूं, सवाल का आंसर कि बिंदु वस्तु क्या है। अगर प्रश्न पूछा जाए बिंदु वस्तु क्या है, व्हाट इज द पॉइंट थिंग्स या पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो इसके बारे में हम आपको बता दें, बहुत कॉमन सा आंसर है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति से पूछ दिया जाता है कि बिंदु वस्तु क्या है आप बताइए, तो वो अचानक सडनली उसके माइंड में जवाब नहीं आ पाता है। तो मेरी इस वीडियो को आपको देखने का मेन रीज़न ये है, मेरा वीडियो बनाने का, कि आपको छोटी छोटी बातें मैं आपको इस मंच से बता सकूं। स्टूडेंट, अगर कोई वस्तु अपनी आकार की तुलना में अत्यधिक दूरी तय करता है, दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि अगर कोई वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उस वस्तु के आकार की तुलना में या आकार के सापेक्ष, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू साइज, ठीक, या कंपेयरिंग टू साइज बहुत अधिक है, ठीक है, तो उस वस्तु को बिंदु वस्तु माना जाता है। ठीक है स्टूडेंट, फिर से बोल दे रहा हूं कि अगर कोई वस्तु ठीक अपनी आकार की अपेक्षा या अपने आकार की तुलना में बहुत अधिक दूरी तय करता है या किसी वस्तु द्वारा तय किया गया दूरी उसकी आकार की तुलना में बहुत अधिक है, तो ऐसे वस्तु को बिंदु वस्तु कहते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। एक उदाहरण बताता हूं स्टूडेंट, ठीक है, क्रिकेट का उदाहरण ले लेते हैं। क्रिकेट का जो बॉल होता है वो पूरे ग्राउंड में घूमते रहता है। फुटबॉल का उदाहरण ले लेते हैं, फुटबॉल का जो दूरी होती है वो भी पूरे ग्राउंड में घूमते रहती है। तो क्रिकेट के ग्राउंड की तुलना में क्रिकेट के बॉल का जो साइज होता है वो बिंदु आकार का, बिंदु साइज का कहेंगे, या फुटबॉल के ग्राउंड की तुलना में या फुटबॉल द्वारा चली गई दूरी की तुलना में फुटबॉल की जो साइज है वो बिंदु साइज कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ गया होगा कि बिंदु वस्तु किसको कहते हैं। ठीक, चलिए बिंदु वस्तु के बाद मैं आपको बता दूं हमारा जो मेन चैप्टर है वन डायमेंशन मोशन या एक विमीय गति, उसके बारे में। दोस्तों स्टूडेंट्स, आप दो सब समझिएगा ध्यान से, एक विमीय गति क्या होता है। ठीक है, हम अगर समतल में गति कर रहे हैं, समतल जैसे समतल छोड़िए स्टूडेंट, समतल को द्विविमीय में शामिल करेंगे, एक विमीय में सरल रेखा शामिल कर लेते हैं कि अगर हम किसी सरल रेखा में गति कर रहे हैं, एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, ठीक है, तो वस्तु के उस गति को एक विमीय गति कहते हैं। जैसे ट्रेन एक निश्चित
परिपथ में गति करता है, मतलब लोहे की जो पटरी बनाई होती है उस पटरी पर ही ट्रेन गति करता है, उससे नीचे वो गति नहीं कर सकता। तो रेल की गति या ट्रेन की गति जो है वो आपका एक विमीय गति कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट। दूसरा है हमारे पास द्विविमीय गति। अगर कोई वस्तु समतल में गति करती है तो वस्तु के इस गति को द्विविमीय गति कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान देंगे, अगर कोई वस्तु समतल में गति करती है तो वस्तु की इस गति को द्विविमीय गति कहते हैं। जैसे समुद्र की सतह पर तैरते हुए जहाज की गति, सड़क पर चलते हुए बस की गति, ठीक है, साइकिल की गति, मोटरसाइकिल की गति, ये सब द्विविमीय गति के उदाहरण हैं। ठीक, अगर किसी रास्ते पर कीड़ा रेंग रहा है, ठीक है, तो उस कीड़े के रेंगने की गति भी द्विविमीय गति के अंतर्गत आती है। ठीक है स्टूडेंट। अब आते हैं त्रिविमीय गति। जब कोई वस्तु त्रिविम में गति करता है, त्रिविम मतलब आकाश में, हवा में, ठीक है, तो उसके इस गति को कहा जाता है त्रिविमीय गति, 3 डायमेंशन मोशन। 1 डायमेंशन मोशन हो गया, 2 डायमेंशन हो गया, 3 डायमेंशन मोशन किसको कहेंगे? अगर कोई वस्तु हवा में गति करता है, त्रिविम में गति करता है, तो उसकी गति को हम 3 डायमेंशन मोशन या त्रिविमीय गति कहते हैं। उदाहरण बताता हूँ, तितलियां उड़ते रहती है, तितलियों की गति, मच्छर उड़ते रहते हैं, उनकी गति, हवाई जहाज जब ऊपर उड़ती है तो वो त्रिविमीय गति करती है, लेकिन जब लैंडिंग के समय जमीन पर चलती है तो वो समतल गति अर्थात द्विविमीय गति करती है। ठीक है स्टूडेंट। इसके अलावा पक्षी जो उड़ते हैं उनकी गति भी त्रिविमीय गति के अंतर्गत आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने बिंदु वस्तु के बारे में पढ़ लिया कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी अगर वस्तु के आकार से बहुत अधिक है तो उस दूरी की तुलना में वस्तु को बिंदु वस्तु माना जाता है। ठीक है, हम चलते हैं रज्जुरेखीय गति में। रज्जुरेखीय गति क्या होता है? ठीक है स्टूडेंट, रज्जुरेखीय गति एक विमीय गति को ही कहते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि एक विमीय गति में वस्तु जो है वो सरल रेखा में गति करता है, तो सरल रेखा में गति करने वाले वस्तु की इस गति को ही कहा जाता है रज्जुरेखीय गति। ठीक, रज्जुरेखीय गति के पाठ्यांक नोट करते समय स्टूडेंट हमें एक पॉइंट को मूल बिंदु मानना पड़ता है, अर्थात एक बिंदु को मूल बिंदु मानकर आगे की प्रक्रिया या आगे का पाठ्यांक नोट करना पड़ता है। ठीक स्टूडेंट, रज्जुरेखीय गति में समय ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ के बारे में हम जानेंगे आने वाले क्लास में। ठीक, अभी हम लोग चलते हैं स्थिर वस्तु और गतिशील वस्तु क्या होती है, या दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले मैं आपको स्थिर वस्तु के बारे में बता दूं कि अगर कोई वस्तु समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, अथवा यदि किसी वस्तु में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसे वस्तुओं को स्थिर वस्तु कहा जाता है। स्टूडेंट, आपके घर के आसपास कोई ऐसा वस्तु होगा जो कई सालों से आप उसको उसी अवस्था में देख रहे होंगे, उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया होगा, तो ऐसे वस्तुओं को स्थिर वस्तु कहा जाता है। स्थिर वस्तु के कुछ और उदाहरण बता दूं स्टूडेंट, या एक अलग परिभाषा बता दूं आपको कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो ऐसे वस्तुओं को भी स्थिर वस्तु मान लिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये जैसे हमारा पेन है, तो इस पेन की लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई समय के साथ परिवर्तनशील नहीं है, तो ये वस्तु भी जो है वो स्थिर वस्तु है। लेकिन अगर हम इसको फेंकते हैं किसी माध्यम से, तो ये अभी मेरे हाथ में है, फेंकने के बाद किसी दूसरे जगह पर चला जाएगा, तो फिर ये स्थिर वस्तु से गतिशील वस्तु में आ जाएगा। ठीक है, इसका स्थान चेंज होगा परंतु इसके साइज में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो उस समय ये जब स्थान चेंज करेगा तो गतिशील वस्तु के अंतर्गत इसकी हम गणना करेंगे या इसे हम मानेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि गतिशील वस्तु क्या है। ठीक है, अगर किसी वस्तु में समय के साथ परिवर्तन होता है या अगर कोई वस्तु गत्यावस्था में है तो ऐसे वस्तु को हम गतिशील वस्तु कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं बता दूं स्टूडेंट, पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करता है, इसलिए पृथ्वी गतिशील वस्तु है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण होते हैं, है ना। अब चलिए आते हैं दूसरा उदाहरण, बादलों की गति गतिशील वस्तु है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है जिसकी वजह से चंद्र ग्रहण होता है, तो ये चंद्रमा भी क्या है,
गतिशील वस्तु है। और भी बहुत सारे वस्तु जो आपके आसपास स्थिर होते हैं, तो ऐसे वस्तु को हम गतिशील वस्तु कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि स्थिर वस्तु और गतिशील वस्तु के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि गतिशील वस्तु जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक दृश्य और एक अदृश्य। मतलब वे गतिशील वस्तुओं जिनको हम आँखों से देख सकते हैं, ऐसे वस्तुओं को दृश्य गतिशील वस्तु कहते हैं, और वे गतिशील वस्तु जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, ऐसे वस्तुओं को अदृश्य गतिशील वस्तु कहते हैं। गतिशील वस्तु के बहुत सारे उदाहरण हैं स्टूडेंट, जैसे कि किसी बस का या किसी मोटर वाहन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, पौधों का छोटा से बड़ा होना, मतलब मनुष्य का छोटा से बड़ा होना, बुजुर्ग होना। ठीक है, तो ये गतिशील अवस्था है या गतिशील वस्तुएं हैं जो हम देख सकते हैं। अब जो नहीं देख सकते, जैसे नाभिकों में इलेक्ट्रॉनों की गति, ठीक, परमाणुओं की गति, अणुओं की गति, तो ये सब कुछ गति हैं या गति के उदाहरण हैं या गतिशील वस्तुएं हैं जिनको हम देख नहीं सकते। तो ऐसे वस्तुओं को हम अदृश्य गतिशील वस्तुआं या इनकी गति को अदृश्य गति कहते हैं। स्टूडेंट, उसके पश्चात हम आते हैं विस्थापन में। विस्थापन क्या होता है वो मैंने आपको बोर्ड पर लिख दिया है कि एक विशेष दिशा में गतिमान वस्तु के स्थिति परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं। एक विशेष दिशा में गतिमान वस्तु के स्थिति परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं। स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, विस्थापन एक सदिश राशि होता है और इसका SI मात्रक मीटर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, जानने योग्य बातें ये है विस्थापन के साथ कि विस्थापन धनात्मक भी हो जाता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। कैसे वो भी बता दे रहा हूं। अगर विस्थापन, किसी वस्तु का विस्थापन आगे की ओर चल रहा है, ठीक, तो वो धनात्मक होगा। अगर कोई वस्तु पॉइंट A से चलना स्टार्ट किया, B तक पहुंच गया फॉर एग्जाम्पल, तो वस्तु द्वारा चली गई जो पथ की लंबाई है या जो दूरी है उसको हम विस्थापन कहेंगे, तो ये धनात्मक होगा। अगर वस्तु A से B तक गया और फिर B से A पर आ गया, तो वो उसका विस्थापन शून्य मान लिया जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए स्टूडेंट, एक डायग्राम के माध्यम से बता रहा हूं कि अगर C कोई पॉइंट यहाँ है, A पॉइंट यहाँ है, B पॉइंट यहाँ है, पॉइंट A से वस्तु B की ओर गया तो ये धनात्मक विस्थापन कहलाएगा। अगर ये पुनः A पर आ गया तो इनका विस्थापन शून्य हो जाएगा, और अगर ये पुनः A से C पर गया तो इसका विस्थापन ऋणात्मक होगा। अर्थात जब वो विपरीत दिशा में गति करेगा तो ऐसी स्थिति में विस्थापन ऋणात्मक हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, विस्थापन सदिश राशि है और ये धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। अब आते हैं दूरी में। ठीक है स्टूडेंट्स, दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को, दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, दूरी का भी मात्रक मीटर होता है। ध्यान रखिएगा, दूरी का मात्रक मीटर होता है, परंतु दूरी अदिश राशि होती है। ठीक है, दूसरा, दूरी धनात्मक होती है परंतु शून्य और ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, तो क्या हो गया, दूरी का मात्रक मीटर होता है, दूरी धनात्मक होता है, ऋणात्मक और शून्य नहीं होता। ठीक, और दूरी अदिश राशि होती है। तो इस प्रकार से अगर आपको विस्थापन और दूरी में अंतर बताना हो गया स्टूडेंट, तो आप आसानी से बता सकते हैं। मैं दूरी के बारे में लिख दे रहा हूं। दूरी की परिभाषा मैंने लिख दिया स्टूडेंट कि दिए गए समय अंतराल में वस्तु के द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है और इसका SI मात्रक मीटर होता है। ध्यान रखिएगा, दूरी सदैव धनात्मक होती है। ठीक है स्टूडेंट, अगर दूरी और विस्थापन में आप अंतर बता रहे हैं तो आपको एक अंतर अवश्य बताइएगा कि दूरी जो है वो पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। सॉरी, विस्थापन जो है
वो पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, जबकि दूरी जो है वो पथ की लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है, ये बात आप अंतर बताते समय जरूर शामिल करिएगा। स्टूडेंट, दूरी और विस्थापन में बस इतना ही चलते हैं दूरी और विस्थापन के बारे में। अब हम चलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वेग और चाल में। तो वेग और चाल के बारे में मैं आपको पहले लिख देता हूं, फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। स्टूडेंट्स, वेग की परिभाषा कहती है कि एक निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय मतलब दिए गए समय, ठीक है स्टूडेंट, कि एक निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उस वस्तु का वेग कहते हैं। अर्थात, या दूसरी भाषा में आप बोल सकते हैं स्टूडेंट कि गतिमान वस्तु के विस्थापन की दर को उसका वेग कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान देंगे, वेग का सूत्र होता है वेग बराबर विस्थापन अपॉन समय। ठीक है स्टूडेंट, मान लीजिए कि यदि किसी क्षण t पर वस्तु की स्थिति xt है, t पर वस्तु की स्थिति xt है और समय परिवर्तित करके t डैश कर दिए, तो वस्तु की स्थिति हो जाती है स्टूडेंट x डैश इंटू टी, या फिर x इंटू टी डैश, या कह सकते हैं x t डैश। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगी स्टूडेंट x टी डैश माइनस एक्स टी अपॉन समय हो जाएगी t डैश माइनस टी। तो हम ऊपर वाले टर्म को अगर मान लेते हैं कि ऊपर वाला टर्म डेल x है, तो नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा डेल टी। मतलब अंतर को प्रदर्शित करने के लिए हम डेल्टा का प्रयोग करते हैं, इसलिए मिनिमम डिफरेंस को बताने के लिए डेल एक्स मान लिए ऊपर को और टी डैश माइनस टी को डेल टी। तो ये जो फार्मूला आएगा स्टूडेंट, ये फार्मूला आपका वेग का फार्मूला हो जाएगा, अर्थात v इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल टी। उसको हम लोग x अपॉन टी भी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ से अगर हम चले तो बता सकते हैं कि वेग का जो मात्रक होगा वो क्या होगा। वेग बराबर है विस्थापन अपॉन समय। तो स्टूडेंट, वेग का मात्रक के लिए सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि विस्थापन का मात्रक क्या होगा, ठीक है ना, और समय का मात्रक क्या होगा। ठीक, तो विस्थापन का मात्रक होता है स्टूडेंट मीटर, समय का मात्रक होता है सेकंड। ठीक है, तो इस प्रकार से मीटर प्रति सेकंड जो है वो वेग का मात्रक होगा, मीटर प्रति सेकंड। इसको आप संकेत में लिखेंगे तो एम एस लिख सकते हैं, या आप इसको एम एस इनवर्स भी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट, इनकी विमाएं क्या होगी, तो विमा जानना बहुत जरूरी है आपको। ठीक है, तो वेग की विमा होती है एम जीरो या एम नॉट एल टी इनवर्स 1, एम नॉट एल टी इनवर्स 1। इसी विमीय सूत्र के आधार पर ये विमा अर्थात मात्रक प्राप्त किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, जानने योग्य बातें और है कि वेग जो होती है वो सदिश राशि होती है। ध्यान रखिएगा, हमेशा वेग सदिश राशि होती है और ये धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। ठीक ना। अब आते हैं चाल में। चाल की परिभाषा मैंने लिख दिया स्टूडेंट कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं, या आप दूसरे भाषा में बता सकते हैं कि किसी गतिमान वस्तु के स्थिति परिवर्तन की दर को उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल और दूरी की परिभाषा में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा अंतर है। ध्यान दीजिएगा कि वेग में एक निश्चित दिशा का प्रयोग किया गया है,
जबकि चाल में उस दिशा का प्रयोग नहीं किया गया है। अर्थात चाल में वस्तु किसी भी दिशा में गति करे, लेकिन एक एकांक समय में अर्थात एक दिए गए समय में उसको गति करना है। ठीक है, तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उस वस्तु का चाल कहते हैं, या किसी गतिमान वस्तु के स्थिति परिवर्तन की दर को उस वस्तु का चाल कहते हैं। चाल का सूत्र होता है स्टूडेंट, चाल इक्वल टू तय की गई दूरी, या कह सकते हैं चाल बराबर दूरी या तय की गई दूरी बट्टा या अपॉन समय। ठीक है, ये फार्मूला होता है चाल का। ठीक स्टूडेंट, आपको आपके जानने योग्य बातें इसमें ये है, आप इसको भी लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए दूरी डेल एक्स है, समय डेल टी है, तो आप डेल एक्स अपॉन डेल टी लिख सकते हैं। ठीक, जानने योग्य में मुख्य बात यह है कि चाल जो होती है वो अदिश राशि होती है। चाल अदिश राशि होती है और ये इसका मान सदैव धनात्मक होता है। मतलब चाल कभी शून्य नहीं हो सकता, कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, ये सदैव धनात्मक ही रहेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट जब भी आप वेग और चाल में अंतर बताएं तो आप मुख्य 3-4 बातों को जरूर शामिल कीजिएगा। सबसे फर्स्ट उसका परिभाषा, ठीक, कि एक निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उसका वेग कहते हैं, या गतिमान वस्तु के विस्थापन की दर को उसका वेग कहते हैं। दूसरा मात्रक, ठीक, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, तीसरा वेग जो है सदिश राशि होता है, और चौथा वेग जो है धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। सेम टू सेम चाल में जब आप बताइएगा तो बताएंगे कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को वस्तु का चाल कहते हैं, या किसी गतिमान वस्तु के स्थिति परिवर्तन की दर को उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल का एसआई मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल अदिश राशि होती है। देखिएगा स्टूडेंट, अगर एसआई मात्रक की बात करें तो चाल का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है, और इसकी विमा भी m0l/t इनवर्स 1 होती है। ठीक है, विमीय सूत्र ml/t इनवर्स 1 होती है, और इसका मान या इसकी राशि कहें तो चाल अदिश राशि होती है, और अंतर में बताएं तो चाल सदैव धनात्मक होता है। ठीक है, तत्पश्चात चलते हैं स्टूडेंट एक समान गति में। अगर एक समान गति क्या होती है उसको मैं बिना परिभाषा लिखे बता दे रहा हूँ कि अगर कोई वस्तु, ठीक है, एक ही दिशा में, अगर कोई वस्तु एक ही दिशा में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, अगर कोई वस्तु लगातार एक ही दिशा में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु द्वारा तय की गई इस दूरी को एक समान गति कहते हैं। अब आते हैं एक समान, चलिए आते हैं स्टूडेंट असमान गति। ठीक, असमान गति या परिवर्तित गति, असमान गति या परिवर्तित गति। स्टूडेंट हम जानते हैं कि कुछ वस्तु जो होता है वो एक निश्चित समय में असीमित दूरी तय कर लेती है, तो ऐसी गति को असमान गति कहते हैं। अगर हम इनको परिभाषा के रूप में बताएं तो हम बता सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा समान समय में असमान दूरी तय की जाती है तो वस्तु द्वारा तय की गई इस दूरी को, या तय की गई इस दूरी को असमान गति कहते हैं। उसी प्रकार आप असमान वेग को भी बता सकते हैं, असमान त्वरण को भी बता सकते हैं। ठीक है, तो इन परिभाषाओं को आप बस यहीं स्टॉप करते हैं, क्योंकि बहुत सारी परिभाषाएं हैं। मैं डायरेक्ट आपको त्वरण में ले चलता हूं कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण में भी प्रकार होते हैं, एक समान त्वरण, परिवर्तित त्वरण या असमान त्वरण, तात्क्षणिक त्वरण। ठीक है स्टूडेंट, त्वरण की इतनी सारी बातें जानने से अच्छा सिर्फ ये जान लीजिए कि त्वरण 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक धनात्मक त्वरण और एक ऋणात्मक त्वरण। तो धनात्मक त्वरण को +a से प्रदर्शित करते हैं, ऋणात्मक त्वरण को -a से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात ऋणात्मक त्वरण को अगर हमें बताना होगा तो हम -a का प्रयोग करेंगे, और ऋणात्मक त्वरण को कहा जाता है मंदन। स्टूडेंट ध्यान देंगे, ऋणात्मक त्वरण को
मंदन कहते हैं। अर्थात एक्सेलरेशन मीन्स होता है त्वरण और डिस एक्सेलरेशन मीन्स हो जाता है मंदन। ठीक है स्टूडेंट, हम अपने आगे वाले क्लास में, आने वाले क्लास में, ठीक, आपको गति के समीकरण कैसे सिद्ध करेंगे, कैसे निकालेंगे, उसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। अगर आप मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।